स्टूडेंट्स, धारा विद्युत के अध्याय में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहक क्या होते हैं? आवेश वाहक वो होते हैं जिनके चलते किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसा मैंने बताया था कि अलग अलग चालक जो होता है, अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। अगर धात्विक चालक है, मतलब धातु का कोई चालक है, जैसे सामान्य तार जिसका प्रयोग आप घर में करते हैं, तार एल्युमिनियम का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, तो वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन होगा हमारा धारावाहक। और जब हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 14वां जो अध्याय है वहां पर आपको बहुत डिटेल में अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। होल और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में संक्षेप में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। 14वें समूह का जो तत्व होता है उसमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं और कम ताप पे वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, और जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है या ताप को सामान्य किया जाता है वो चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। 14वें समूह के जो तत्व होते हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे जो तत्व हैं इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन ले लिया। सिलिकॉन का एक परमाणु लेते हैं, इसके बाहरी कोष में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और अगर इसको अपने ऑर्बिटल को पूरा करना है तो इस सिलिकॉन को 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये जो बीच में सिलिकॉन है इसके पास देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 की और आवश्यकता है ताकि ये अपने ऑर्बिटल को पूरा कर ले। इसको थोड़ा सा ऐसे ही श्रृंखला टाइप का ये बनता जाता है। हर एक सिलिकॉन का जो परमाणु होगा वो ऐसे सिलिकॉन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। तो देखिए ये जो 4 सिलिकॉन है ये इस बीच में जो सिलिकॉन दिख रहा है इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। बाकी जो साइड के हैं उनमें भी ठीक यही चीज होगा। अब जो कम ताप में देखिए बीच में जो सिलिकॉन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, इसके ऑर्बिटल पूरी तरीके से पूरित है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे तत्व जिसके बाहरी कोष पूरित हो या अर्धपूरित हो वो स्थायी होते हैं या अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। तो ये सिलिकॉन जो है ये क्या किया, एक सिलिकॉन ने 4 के साथ सहसंयोजक बंध बनाया, अपने ऑर्बिटल को पूरा कर दिया और स्थायी हो गया। कम ताप में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मुक्त नहीं है तो ये सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होगा अभी एक कुचालक के भांति व्यवहार करेगा। अब फिर होता क्या है, इस सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है इसको गर्म करना शुरू करते हैं, निम्न ताप से ताप को बढ़ाना शुरू करते हैं। जब ताप को बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ जो एकाध इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होगा और उत्तेजित होकर यहाँ बाहर निकल आएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ने अपना जगह छोड़ा तो वो जो रिक्त स्थान बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं होल, ठीक है। तो ये जो होल होते हैं ऐसे आवेश वाहक केवल अर्धचालकों में होते हैं। होल केवल अर्धचालक में पाया जाता है। होल कोई नया कण नहीं है, होल केवल वो है स्थान है जिस स्थान को इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। मेरे ख्याल से होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो धारणा हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में हमको अर्धचालक वाले अध्याय में पढ़ना ही है। अभी बस आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि होल क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। अब चलिए अगला है हमारा आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है, कोई भी आवेश वाहक किसी भी चालक के अंदर इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर जितना अनुगमन वेग अर्जित करता है उसी को हम उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक की गतिशीलता का परिभाषा आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए।
एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा अर्जित अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश वाहक की गतिशीलता जो है उसमें हमने क्या लिखा कि इकाई विद्युत क्षेत्र में अर्जित अनुगमन वेग। तो इकाई था विद्युत क्षेत्र, इसलिए बटे में आ जाएगा विद्युत क्षेत्र E और अनुगमन वेग आ जाएगा अंश में। ये हो गया आपके आवेश वाहकों के गतिशीलता का सूत्र। जो चीज भी बटे में आता है उसके लिए हम लोग इकाई शब्द का यूज करते हैं। इकाई विद्युत क्षेत्र में अर्जित अनुगमन वेग, आवेश वाहक की गतिशीलता। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Vd बराबर हो जाएगा आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र गुणित श्रांतिकाल टाउ अपॉन आवेश वाहक का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, होल है तो होल का द्रव्यमान। Vd की जगह Vd का मान रख दीजिए सूत्र से, Q E टाउ बटे M बटे E। E और E कट गया तो आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू के लिए एक और सूत्र मिल गया, Q गुणित टाउ बटा M। ये दूसरा सूत्र है और ये पहला सूत्र। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि अर्धचालक की हम बात करते हैं। तो अर्धचालक में दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होल होता है। ठीक है, तो यहां पर जो गतिशीलता होगा, गतिशीलता भी दो प्रकार का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिखेंगे म्यू ई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q के जगह अब लिखेंगे E, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान 1.6 गुणित 10 के घाते -19 होता है और उसको हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं, गुणित टाउ E इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल बटे Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार होल के लिए हो जाएगा म्यू H बराबर E गुणित टाउ H बटे MH। H को छोटा सा लिखना है, H होल को प्रदर्शित कर रहा है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक के लिए हमको विद्युत धारा तथा गतिशीलता के बीच का संबंध निकालना है और अर्धचालक की वाहकता और गतिशीलता के बीच में भी रिलेशन निकालना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा व गतिशीलता में संबंध। ठीक है, जो भी चीज हम करेंगे किसके लिए किसके करना है, अर्धचालक के लिए। अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन। तो कुल जो विद्युत धारा है I वो दो प्रकार के आवेश वाहकों के चलते होगा। एक होगा इलेक्ट्रॉन के चलते जो विद्युत धारा बह रहा है, एक होगा होल के चलते जो विद्युत धारा बहेगा। दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कुल विद्युत धारा आपको मिल जाएगा। अब विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध आप जानते हैं, I इज इक्वल टू होता है NeAVD। I है विद्युत धारा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ क्या रखेंगे, N। स्मॉल n यहाँ पर है चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है, गुणित E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VE इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। यहां पर केवल हमने अनुगमन वेग लिया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ले रहे हैं, प्लस P। अब H आ गया, H होल है, होल पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए हम P ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए N ले रहे हैं। N क्या था, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। P क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित होलों की संख्या। एक होल पर भी आवेश E ही होगा।
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वो ए ही होगा, और वी एच हो जाएगा होल का अनुगमन वेग। यहां तक तो हो गया, लेकिन हमको विद्युत धारा और गतिशीलता के बीच में संबंध निकालना है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध तो निकल चुका है, गतिशीलता के बीच में संबंध निकालना शेष है। तो पहला जो रिलेशन है इसको देखिए, अनुगमन वेग नहीं, आवेश वाहकों की गतिशीलता का जो था रिलेशन। इलेक्ट्रॉन के लिए इस सूत्र से दो नए सूत्र निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए, होल के लिए। म्यू ई आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और म्यू एच आ जाएगा होल के लिए। म्यू ई बराबर आ जाएगा वीई बटा ई। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बराबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता गुणित विद्युत क्षेत्र। होल का गतिशीलता जो आएगा, होल का अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं होल का अनुगमन वेग गुणित होल की गतिशीलता गुणित विद्युत क्षेत्र। तो ये होल के अनुगमन, इलेक्ट्रॉन और होल के अनुगमन वेग को यहां पर आप पुट कर दीजिए। पुट करते हैं तो यहां पर एन ई ए वीई के जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू ई इंटू कैपिटल ई, प्लस पी ई ए वी एच के जगह हम लिख सकते हैं म्यू एच गुणित कैपिटल ई। अब क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर दोनों में ही कॉमन है ये आवेश ई का मान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक का जो होगा ए, ये कॉमन है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ये भी कॉमन है। जो बच जा रहा है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एन गुणित म्यू ई प्लस पी गुणित म्यू एच। ये आ गया विद्युत धारा तथा आवेश वाहकों के गतिशीलता के बीच का संबंध, आई और म्यू के बीच का संबंध। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। इस सूत्र का अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, आगे 14वें अध्याय में ये फिर रिपीट होगा, और ये जो सूत्र है इसका निगमन करना बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं दूसरा जो रिलेशन हमको निकालना है। इधर का मैं मिटा देता हूं, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। नंबर 2, यहां पर लिखेंगे वाहकता तथा गतिशीलता में संबंध। वाहकता अगर आपको याद हो, प्रतिरोधकता याद होगा तो वाहकता भी याद होगा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम लोग वाहकता कहते थे और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते थे। पिछले लेक्चरों में हमने इसको पढ़ा है। तो यही जो वाहकता है सिग्मा और गतिशीलता जो है म्यू, इनके बीच में संबंध हमको निगमित करना है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में जब हम नाम दे रहे हैं तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? आई आर। तो I बराबर क्या होगा? V बटा आर। अब विद्युत विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी। L क्या है यहाँ पर? चालक की लंबाई। ये संबंध कहां से आता है? E बराबर आपने पढ़ा है dV बटे dr। तो dV बराबर आ जाएगा E गुणित dr। E विद्युत क्षेत्र है, dr थोड़ी सी दूरी है। यहाँ पर दूरी dr की जगह हमने क्या लिया? L। थोड़े से दूरी के लिए थोड़ा सा विभवांतर था, हमने ज्यादा विभवांतर के लिए V ले लिया। अब इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच का जो संबंध होता है वो भी आप जानते हैं। R बराबर होता है रो गुणित L बटा A। ये दो संबंध हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है। तो इस V और R के मान को
यहां पर रख दीजिए। तो I बराबर आ जाएगा, V के जगह लिख सकते हैं E गुणित L बटे रो गुणित L बटा A। L और L काट दिए, I बराबर आ जाएगा E गुणित A बटा रो। अब करना क्या है कि समीकरण 1 में I के इस मान को रख देना है। ऊपर का मिटा दे रहा हूं। समीकरण 1 में I के इस मान को रख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा E A बटे रो बराबर आ जाएगा E A कैपिटल E गुणित N गुणित म्यू E प्लस P गुणित म्यू H। A गुणित E कट गया, यहां पर क्या बच गया, 1 बटा रो बराबर आ जाएगा E गुणित N गुणित म्यू E प्लस P गुणित म्यू H। आप चाहे तो यहां से प्रतिरोधकता तथा गतिशीलता के बीच का संबंध निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा 1 बटा E गुणित N म्यू E प्लस P म्यू H। ये हो गया, लेकिन हमको प्रतिरोधकता का नहीं चाहिए संबंध, हमको क्या चाहिए, वाहकता का संबंध चाहिए। तो वाहकता जो होता है, वाहकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, मतलब 1 बटा रो ही जो है वो सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा E गुणित N म्यू E प्लस P गुणित म्यू H। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये सूत्र आपको निगमन करने आएगा, या तो इस सूत्र से रिलेटेड कोई सवाल आपको आएगा, चाहे तीसरे अध्याय में पूछ ले चाहे 14वें अध्याय में पूछ ले, लेकिन ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अभ्यास अच्छे से कीजिए। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको उपयोगी लगा होगा तो आप एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, और जो भी आपका फीडबैक हो, ये लेक्चर जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, एवरेज लगा हो, कुछ सुधार का जरूरत हो, उसको अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, तो मैं अपने लेक्चर को और सही कर पाऊंगा, कुछ भी सुधार जो जरूरी होगा। और थैंक यू।